डाइजेशन है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हम पिछली बार बकल कैविटी यानी माउथ के अंदर डाइजेशन, फिर माउथ से जो भोजन कहाँ आता है बकल कैविटी ऑफ फेरिंग्स में, तो वहाँ पर हम डाइजेशन पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा अगला टॉपिक है कंडक्शन ऑफ फूड इन इसोफेगस। अब फूड क्या होता है, बकल कैविटी ऑफ फेरिंग्स यानी बकोफेरिंजियल कैविटी से कहाँ पर आता है, इसोफेगस में। तो इसोफेगस क्या करती है, बकोफेरिंजियल जो कैविटी होती है उसको स्टोमक से जोड़ने वाली एक लंबी ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है। तो इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये केवल क्या करती है, फूड को, जो बकल फूड होता है वो इसोफेगस से जाकर, इसोफेगस में क्या होता है, एक लंबी ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है। फिर इसोफेगस में क्या पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्रमाकुंचन की गति करते हैं, यानी रिफ्लेक्स, यानी एक बार फैलते और सिकुड़ते हैं। फिर इसोफेगस में बहुत सारी क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। तो जो भोजन बकल कैविटी से आता है उसमें ये म्यूकस ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस। तो भोजन को और ज़्यादा क्या बना देती है, लुब्रिकेट कर देती है, यानी उसको लसा बना देती है। अब भोजन को हम कैसा बदल जाता है, ये बोलस की फॉर्म में, यानी इस तरह से गोलाकार आकार में बदल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बोलस। यानी इसोफेगस का मुख्य काम क्या होता है, भोजन को आगे की तरफ यानी स्टोमक की तरफ भेजने का काम कौन करता है, इसोफेगस। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, केवल क्या करता है, ये भोजन को क्या कर देता है, सेमी सॉलिड स्टेज में बदल देता है। उसको क्या बोलते हैं, भोजन को क्या बोलने लगते हैं, बोलस। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये एक लंबी ट्यूब के समान इसोफेगस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, वर्तुल और अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है, जो कि क्रमाकुंचन गति करती है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये जो भोजन का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो इसकी क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्या होता है, आगे की तरफ खिसकता जाता है और भोजन कहाँ पहुँच जाता है, स्टोमक में। यानी इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये केवल बकोफेरिंजियल कैविटी को स्टोमक से जोड़ने के वाली एक लंबी ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है। अब इसोफेगस के बाद भोजन बोलस के फॉर्म में कहाँ आता है, स्टोमक में। स्टोमक कैसा होता है, एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल्स के यानी हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है और हाईली मस्कुलर होता है और बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो कि स्टोमक क्या होता है, अब 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है, आप देख रहे होगे डायग्राम में, जहाँ से इसोफेगस स्टोमक में प्रवेश करती है वहाँ पर क्या पाया जाता है, जो भाग होता है स्टोमक का वो क्या कहलाता है, कार्डियक भाग। और दूसरा भाग क्या होता है, फंडिक। और तीसरा भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग क्या होता है, जहाँ से ये घड़ी में यानी आंत में जाकर खुलता है, तो स्टोमक का वो भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक स्टोमक। तो आपने देख रहे होंगे इसके अंदर 2 ओपनिंग बता रखी है, एक इसोफेगस और कार्डियक के बीच में, जो कि क्या करती है, इसोफेगस और कार्डियक स्टोमक को एक दूसरे से जोड़ती है। इसी प्रकार का एक छिद्र या अवरोध स्फिंक्टर कहाँ पर पाया जाता है, पाइलोरिक, और यहाँ आगे वाला जो भाग है ड्यूडेनियम या घृणी, वहाँ पर पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि जो स्टोमक है उसके अंदर क्या पाई जाती है, कम से कम 35 लाख तक गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जो कि क्या सीक्रेट करती हैं, एंजाइम वगैरह। और इसके अंदर जो स्टोमक का जो अंदर का स्तर होता है वो किसका बना होता है, म्यूकस ग्लैंड का, जो कि क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो अब अपन क्या करेंगे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक जो भाग है इसमें क्या होती है, कार्डिक भाग में भी ग्लैंड पाई जाती है, फंडिक में भी, और पाइलोरिक जो भाग होता है उसमें भी ग्लैंड पाई जाती है, जिनके सबके अलग अलग फंक्शन है। अब अपन ने देखा है कि जो स्टोमक है उसमें तीन भाग होते हैं स्टोमक के, एक कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। तो इन तीनों भागों में भी क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कार्डियक भाग में जो ग्लैंड पाई जाती है वो कैसी होती है, स्तंभाकार, कोल्यूमिनर, और वो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकस का मेन काम होता है कि जो भोजन इसोफेगस से आता है उसको और लुब्रिकेट कर देती है और उसको लसलसा बना देती है। फिर उसके बाद फंडिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, फंडिक रीजन में पाई जाती है, और इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक अंदर की तरफ या मध्य भाग में सेंट्रल पे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या सिक्रीट करती है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज वगैरह, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हो। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये स्टोमक का डायग्राम है, जिसमें अंदर की तरफ फोल्ड पाए, ये दिख रहे हैं आपको फोल्ड, और यहाँ पर दिख रही होगी कि मध्य या सेंट्रल भाग में क्या पाई जाती है, मुख्य कोशिकाएं या चीफ सेल बोलते हैं जिनको, जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज वगैरह। और जो दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो परिधि की तरफ पाई जाती हैं यानी साइड में पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, पेराइटल सेल या ऑक्सीनेटिक
सेल, ये रही ऑक्सीनेटिक सेल, ये जो दिख रही है आपको, ये ऑक्सीनेटिक सेल है। इनको ऑक्सीनेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोशिकाएं इयोसिन से स्टेन लेती है, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीनेटिक बोलो या पैराइटल, क्योंकि ये साइड में पाई जाती है इसलिए इनको पैराइटल सेल बोलते हैं। फिर ये क्या सिक्रीट करती है, HCl का सिक्रीशन करती है, और एक आंतरिक कारक होता है कैस्टल फैक्टर, जो कि क्या करता है, भोजन में विटामिन B12 के पाचन में हेल्प करता है। फिर पाइलोरिक जो भाग होता है उसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है, जो कि क्या करती है, थोड़ी मात्रा में सिक्रीट, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पेप्सिन कौन सिक्रीट करती है, चीफ सेल या सेंट्रल सेल। लेकिन जो पाइलोरिक ग्लैंड वाला भाग, पाइलोरिक ग्लैंड है ना, थोड़ी मात्रा में पेप्सिन का सिक्रीशन करती है, लेकिन मुख्य रूप से ये भी क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। फिर अपन गैस्ट्रिक जूस का जब अपन कंपोजिशन देखेंगे या इनका संगठन देखोगे तो ये 1 से 1.5 लीटर पर आवर है ना, इतना सिक्रीशन होता है। इनकी पीएच, अब HCl का सिक्रीशन होता है तो पीएच कैसी होती है, 1 से 1.5 तक, यानी कैसी होती है, स्टोमक में जो भोजन आता है कौन से माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम होता है। वाटर होता है 99.9%, और इनऑर्गेनिक कुछ साल्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह के, और कुछ और डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, लाइपेस। तो जो स्टोमक या जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। अगर ये एक्टिव रहेंगे तो लगातार क्या होगा, पाचन होता रहेगा। तो हमेशा जो एंजाइम होते हैं वो सब कैसे पाए जाते हैं, अक्रिय यानी इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिक्रीशन ऑफ HCl एंड उसके फंक्शन, यानी HCl का सिक्रीशन कैसे होता है और उसका क्या कार्य है। तो आप देखोगे कि शरीर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, यानी कई प्रकार की क्रियाएं, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है। तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, पानी के से मिलकर, भाई HCl का क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा जो रिएक्शन होती है उनसे क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड H2 यानी पानी से मिलकर क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड। तो क्या होता है कि जो पैराइटल जो सेल होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है, पानी और एक वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, और ये क्या बना देता है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। तो कार्बोनेट आयन तो कहाँ चले जाते हैं, ब्लड के अंदर, और जो हाइड्रोजन आयन है ये कहाँ आ जाते हैं, पैराइटल जो कोशिकाएं होती है, ऑक्सीनेटिक जो कोशिकाएं होती है उनकी लेक्यूनी में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, कि भाई ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, 2 भागों में वियोजित हो जाता है, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। तो कार्बोनेट आयन तो क्या होते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है ना। आपको पता है पैराइटल सेल है तो उनके चारों तरफ क्या पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज का जाल होगा। तो कार्बोनेट आयन तो कहाँ चल जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं, यानी RBC में चले जाते हैं, और हाइड्रोजन आयन कहाँ चले जाते हैं, पैराइटल सेल की लेक्यूनी में। तो अब क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, जब माइनस आयन बाहर निकल गए और पैराइटल सेल में केवल हाइड्रोजन आयन ही है, तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, पीएच को बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, उतनी मात्रा में जितने कार्बोनेट आयन बाहर आए उतनी मात्रा में क्या होता है, क्लोराइड आयन कहाँ आ जाते हैं, ब्लड से कहाँ आते हैं, पैराइटल सेल में, और वहाँ पर क्या बना देते हैं, HCl। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि HCl आया कहाँ से, है ना, पैराइटल सेल में HCl आया कहाँ से। तो समझ गया कि CO2 पानी के से, यानी एक कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड। फिर ये वियोजित हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन तो कहाँ चले जाते हैं, पैराइटल सेल की कैनक्यूलाई में, ये इस तरह के इसमें चले जाते हैं। फिर और कार्बोनेट आयन कहाँ चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में या ब्लड कैप। तो वहाँ पर क्या होते हैं, पीएच को बनाने के लिए जब माइनस आयन निकल गए हैं तो बैलेंस करने के लिए उतनी मात्रा में क्लोराइड आयन ब्लड से कहाँ आ जाते हैं, पैराइटल सेल में, और वहाँ पर हाइड्रोजन आयन से मिलकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आते हैं फंक्शन ऑफ HCl, है ना। अभी तो हमने देख लिया था कि HCl किस तरह से बनता है पैराइटल सेल में। अब आता है फंक्शन ऑफ HCl। फंक्शन तो HCl सबसे पहले क्या करता है, फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, HCl। फिर दूसरा ये क्या होता है कि जो
भोजन बकोफेरेंजियल जो कैविटी से आता है उसको क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है HCl, क्योंकि जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं स्टोमक के वो कहाँ पर काम करते हैं, अम्लीय माध्यम में। तो ये क्या करता है, एक मीडियम को एसिडिक बनाए रखने में भी कौन हेल्प करता है, HCl। फिर दूसरा क्या करता है कि जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, निष्क्रिय जो एंजाइम होते हैं, उनको सक्रिय एंजाइम में बदलने का काम भी कौन करता है, HCl। फिर उसके अलावा जो भोजन के अंदर जो हार्ड पोर्शन होता है ना, उनको पचाने, उनको सॉफ्ट करने का काम भी कौन करता है, HCl। उसके अलावा क्या करता है, ये पाइलोरिक ओपनिंग जो होती है ना, जो ग्रहणी में खुलती है, उसको कंट्रोल या उसको नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, HCl करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि HCl किस तरह से पैराइटल कोशिकाओं में बनता है और इसका मेन फंक्शन क्या होते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं कि गैस्ट्रिक एंजाइम जो होते हैं वो किससे सीक्रेट होते हैं, चीफ सेल से, यानी मुख्य कोशिकाओं से। तो कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है पेप्सिन। ये कैसा होता है, एंडोपेप्टाइडेज। मैंने आपको बताया था कि कुछ एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करने वाले होते हैं, वो एंडोपेप्टाइड्स यानी क्या होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है उसमें अमीनो एसिड जो पाए जाते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, मध्य में से क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। तो ये पेप्सिन कैसा होता है, प्रकृति में या नेचर में कैसा होता है, एंडोपेप्टाइड्स, यानी ये क्या होता है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य भाग में काम करता है। फिर ये कैसा होता है, इनएक्टिव स्टेज यानी पेप्सिनोजन की फॉर्म में पाया जाता है। तो HCl जो होता है इसको किस में बदल देता है, पेप्सिन में। फिर ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को मध्यवर्ती उत्पाद में बदलता है, यानी प्रोटीन को किस में बदल देता है, प्रोटीज या पेप्टोन में। तो स्टोमक ही ऐसा है जहाँ पर अब सबसे पहले प्रोटीन का जो डाइजेशन शुरू होता है वो कहाँ पर से शुरू होता है, स्टोमक से। तो स्टोमक में क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन को क्या कर देता है, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती उत्पाद में बदल देता है, यानी प्रोटीन को किस में बदल देता है, प्रोटीज और पेप्टोन में। फिर उसके बाद दूसरा मुख्य एंजाइम जो होता है रेनिन, इसको काइमोसिन या कडलिंग एंजाइम यानी दही जमाने वाला जो होता है ना, दूध हम लेते हैं उसका डाइजेशन करके उसको किस में बदल देता है, ये कर्ड में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कडलिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोरेनिन क्या करता है, प्रोरेनिन HCl के द्वारा किस में बदल जाता है, रेनिन में। फिर रेनिन कैसिनोजन, जो दूध के अंदर जो कैसिनोजन होता है उसको ये किस में बदल देता है, कैसिन में। फिर कैसिन रेनिन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, कैल्शियम पर कैसिनेट में। तो फिर उसके बाद क्या होता है, पेप्सिन कैल्शियम पर कैसिनेट जो होता है ना, वो दूध के अंदर जो प्रोटीन उसको किस में बदल देता है, प्रोटीन में बदल जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसका, स्टोमक का। फिर उस थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट किया जाता है स्टोमक के द्वारा, जो कि क्या करता है, फैट जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड यानी किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, तो उनको भी ये क्या कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। फिर थोड़ी मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, एमाइलेज। हमने पढ़ा था कि जो सलाइवा है उसमें क्या पाई जाती है, एमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। लेकिन इसके अंदर स्टोमक में जो एमाइलेज होता है इसका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। फिर म्यूकस होता है, ये नेचर में कैसी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और इसका म्यूकस जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भोजन स्टोमक में आता है उसको क्या कर देता है, ये लुब्रिकेट कर देता और चिकना और लसलसा बना देता है, जिसके द्वारा भोजन किसे बदल जाता है, काहे में। अब एक और मैंने बताया था कि जो ऑक्सीनेटिक या पैराइटल सेल है वो एक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर यानी जिसको कैस्टल फैक्टर भी बोलते हैं या आंतरिक, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कारक। तो इसका क्या होता है कि भोजन में जो विटामिन B12 आता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आपने देखा है ना भोजन में क्या क्या पाए जाते हैं, हम भोजन किस रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वगैरह। तो भोजन के अंदर जो विटामिन B12 आता है, तो ये जो इंट्रेंसिक फैक्टर है ये क्या कर देता है, RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, RBC के फॉर्मेशन में, यानी RBC को ब्लड कोशिकाओं राग को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम का फूड पे रिएक्शन होता है। ये सारे एंजाइम आपको लाइन से याद होने चाहिए। कभी आ जाता है स्टोमक बताइए, स्टोमक पे किस प्रकार का डाइजेशन होता है, तो आपको सारे एंजाइम और इसी तरह लिखना है इसके बारे में। अब अपन ने डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ लिया, अब इसका रेगुलेशन, जो गैस्ट्रिक स्टोमक से जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है उसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। तो उसके लिए आपने पढ़ाया था मैंने आपको डाइजेस्टिव हार्मोन, उसमें आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रिन और एंट्रोगैस्ट्रोन। तो जो गैस्ट्रिन था वो तो क्या होता है, जब स्टोमक में भोजन आता है तो
गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करने लग जाती है, स्टोमक की वॉल से क्या सीक्रेट होने लगता है, गैस्ट्रोन हार्मोन, जो कि क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम, उनके सीक्रेशन को बढ़ा देता है। फिर एक और अपन ने पढ़ा था एंट्रोगैस्ट्रोन। तो एंट्रोगैस्ट्रोन का सीक्रेशन कौन करता है, ग्रहणी यानी ड्यूडेनियम। तो जैसे ही स्टोमक से भोजन ड्यूडेनियम यानी ग्रहणी के अंदर आता है, तो ग्रहणी यानी ड्यूडेनियम क्या सीक्रेट करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको क्या बोलते हैं हम, एंट्रोगैस्ट्रोन। ये एंट्रोगैस्ट्रोन क्या करता है कि जो स्टोमक की मोटिलिटी होती है यानी उसकी जो कार्य क्षमता होती है उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है, धीमा कर देता है ना, जिससे भोजन क्या होता है, भोजन का जो अम्लीय माध्यम और ये सब कैसे हो जाते हैं, स्लो, जो स्टोमक की भोजन पचाने की क्षमता या डाइजेशन की वो सब कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि एंट्रोगैस्ट्रोन गैस्ट्रिन का कैसा होता है, एंटागोनिस्टिक, विरोधी होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, एंट्रोगैस्ट्रोन क्या करता है, सिक्रीशन को स्लो कर देता है। फिर हम देखते हैं कि स्टोमक के फंक्शन, अब हमने इसका डाइजेशन पढ़ लिया, तो मेन क्या काम करता है, स्टोमक क्या काम करता है, भोजन को स्टोर रखने का काम करता है ताकि उस पर गैस्ट्रिक जो एंजाइम है उनका रिएक्शन होता है, यानी भोजन बहुत देर तक, मतलब 2-3-4 घंटे किस में रुकता है, स्टोमक में। तो ये क्या करता है, भोजन को संग्रहित करने का यानी स्टोर करने का काम कौन करता है, स्टोमक। ये फूड को क्या होता है, बोलस के रूप में जो इसोफेगस से भोजन आया था उसको किस में बदल देता है, ये काइम में। ये चीज़ ध्यान रखना कि इसोफेगस से भोजन किस फॉर्म में बदलता है, बोलस में। फिर बोलस की फॉर्म में स्टोमक में जब भोजन आता है और ये ड्यूडेनियम में जाएगा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तब ये क्या कहलाता है, काइम, यानी भोजन और पतला हो जाता है। फिर ये अपन ने HCl के फंक्शन में पढ़ाई था कि स्टोमक क्या करता है कि भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट करते हैं, उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो प्रोटीन और मिल्क, जो रेनिन होता है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसको किस में बदल देता है, प्रोटीएस के अंदर। और फैट होते हैं, है ना, लाइपेस पड़ा होगा, तो ये क्या करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, यानी उसको किस में बदल देते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। फिर उसके बाद अब लास्ट टॉपिक जो आता है, कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन हो रहा है इसका कंट्रोल किस तरह से हो। तो उसके लिए क्या होते हैं, 2 प्रकार की होती है, हार्मोन वाली तो हमने पढ़ ही लिया, हार्मोन के द्वारा किस तरह कंट्रोल किया जाता है, गैस्ट्रिन और एंट्रोगैस्ट्रोन। अब है नर्वस, यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन किस तरह नियंत्रित किया जाता है। तो उसकी 3 स्टेज होती है, एक होती है सिफेलिक, गैस्ट्रिक फेस और थर्ड होती है इंटेस्टाइनल फेस। तो सिफेलिक जो फेस होता है ना, तो आपने देखा होगा कि जैसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जैसे ही भोजन को देखता है ना, तो भोजन को देखने पर उस भोजन को देखने से एक क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, स्टोमक में थोड़ी मात्रा में क्या होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम का सिक्रीशन होने लगता है। समझ रहे हो आप, जैसे हम कोई अच्छा भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या होने, एक रिफ्लेक्स है, लार का सिक्रीशन होना, एक प्रकार की क्या है, मुंह में पानी आना, जैसे बोलते हैं ना, कुछ अच्छी चीज़ खाने को देखते हैं तो उस प्रकार क्या होता है कि जैसे अच्छा भोजन या भोजन देखते हैं तो हमारे आप अपने आप भूख लगने लगती है हमको, तो वो वाली स्टेज क्या कहलाती है, सिफेलिक स्टेज। सिफेलिक स्टेज में भोजन को देखते ही क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और क्या होता है, थोड़ी मात्रा में स्टोमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करने लग जाती है, गैस्ट्रिक जूस का। जब भोजन पूरी तरह से कहाँ आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक फेस बोलते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस या एंजाइम का सिक्रीशन करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन के बाद जब भोजन कहाँ जाता है, ड्यूडेनियम में जाता है, तो ड्यूडेनियम में क्या होती है, एक सेंसरी, एक संवेदी क्रिया होती है, और थोड़ी मात्रा में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। मतलब पूरी तरह खत्म ना होकर थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल फेस। यानी भोजन जब काइम की फॉर्म में कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में, यानी ड्यूडेनियम में जब जाता है, तो एक संवेदी क्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या थोड़ी मात्रा में एक्टिव हो रहती है, पूरी तरह खत्म तो होती नहीं कि भोजन उधर चला गया, तो थोड़ी मात्रा में क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। तो ये आज मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया है, किसके अंदर, स्टोमक एंड इसोफेगस में, कि इसोफेगस से भोजन आता है, फिर कहाँ जाता है, स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है, HCl का सिक्रीशन होता है जो कि एंजाइम्स को सबको एक्टिव बना देता है। फिर इसमें प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में फैट वगैरह का क्या होता है, डाइजेशन होता है। फिर इसका कंट्रोल होता है किसके द्वारा, हार्मोन और एंजाइम, हार्मोन के द्वारा और नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, डाइजेशन इन स्टोमक।